Hello my dear students. So let's start our chapter 3, Glimpses of Past. Now this chapter is about the past of our country India, when our freedom fighters were there to fight for the freedom of our country from the Britishers. So we'll start the chapter, we'll start the summary, and the chapter starts from 1757. Okay, so first glimpse that you are going to see in the chapter is from 1757. So the chapter starts with the events that were taking place in the year 1757. At this time, the British were in a strong position in India. Now, इस टाइम तक ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके थे और उन्होंने अपना जो एम्पायर था वो स्टैब्लिश करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था. ठीक है. They had superior arms and ammunition and also financial resources. अब Britishers had those things which Indians didn't have. राइट उन लोगों के पास ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो इंडियंस के पास नहीं थी अभी तक. वो टेक्नोलॉजी, वैसे वेपन्स, एम्यूनेशन, ये सारी चीज़ें, एंड मनी ऑल्सो. सो दे हैड ऑल दीज थिंग्स जो अभी तक इंडियंस के पास नहीं थी. ऑन द अदर हैंड, द इंडियन स्टेट्स एंड द प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड एंड वर बिजी फाइटिंग विद ईच अदर. और उस टाइम तक जो इंडियन प्रिंसेस थे, जो जितने भी स्टेट्स थे, जितने भी किंगडम्स थे, उन सबको ये चीज़ रियलाइज नहीं हुई कि ब्रिटिशर्स क्या कर सकते हैं, एंड दे वर फाइटिंग विद ईच अदर ओनली. ठीक है, वो एक दूसरे से ही फाइट करने में इतने बिजी थे कि वो ये नहीं देख पाए कि अगर वो ब्रिटिशर्स को इतना धीरे धीरे इन्वॉल्व करेंगे तो आगे जाके क्या हो सकता है. सो दे लैक्ड यूनिटी. उनमें यूनिटी भी नहीं थी. अब वो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनमें यूनिटी तो कैसे होगी. They also often sought British help, and East India Company took full advantage of this. And for those fights, for those wars that they had, उसके लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प ली. ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका पूरा फायदा उठाया. ठीक है. दे स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व्ड. जो इंटरनल अफेयर्स थे उनमें इन्वॉल्व होना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई. The British followed the policy of divide and rule and also subdued the princes. Some people favored the British while some did not. और उस टाइम तक जो इनकी पोजीशन थी वो ऐसी थी कि कुछ लोग इन्हें फेवर करते थे और कुछ लोग इनके अगेंस्ट में थे. राइट. और ये हमेशा डिवाइड एंड रूल के लोगों को डिवाइड करो और फिर रूल करो. राइट. अगर यूनिटी होगी लोगों में तो उनको रूल करना मुश्किल होगा. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, they used to divide everyone and then they started ruling. So however, Tipu Sultan of Mysore fought with the British, but unfortunately he died in the year 1799 fighting the fourth Anglo-Mysore war. So अब धीरे धीरे लोगों को रियलाइज होने लगा, जिन लोगों को ये लगता था कि the Britishers are not good for this country, अगर वो यहाँ रहे तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देंगे. So those few people they started fighting. ठीक है. दे स्टार्टेड फाइटिंग बैक, और उनमें से एक थे टीपू सुल्तान. ठीक है. टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, एंड ही फॉट, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है 1799 में, व्हेन ही वाज फाइटिंग इन दैट फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर. सो आफ्टर दैट द चैप्टर फर्दर डिस्क्राइब्स द सोशल फैब्रिक फ्रॉम 1765 to 1836. ठीक है. वहाँ पे जो जितना भी स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर जो था, उसके बारे में फर्दर हमें वो चैप्टर डिस्क्राइब करता है. सो इवन सोशल प्रैक्टिसेस सच एज अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिजेस, सती प्रथा एक्सेट्रा वर प्रीच्ड बाय द रिलीजियस लीडर्स. जितने भी रिलीजियस लीडर्स थे, जितने भी सेंट्स थे, जो पंडित थे या जो लोग भी थे रिलीजन को जो प्रीच करते थे या जो उसको प्रमोट करते थे, उन लोगों ने ये जितने भी सोशल इवल्स थे इनको प्रमोट करना शुरू कर दिया. वो उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि अगर कोई भी इंडियन फॉरेन कंट्री में जाएगा तो उसको उसकी जो कास्ट है उससे बाहर निकाल दिया जाएगा, उसके रिलीजन से बाहर निकाल दिया जाएगा. राइट. सो वो ये सारी चीज़ों को प्रीच कर रहे थे. द ब्रिटिश disdained द इंडियंस एंड इन द प्रोसेस इंडियंस लॉस्ट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो. The British imposed heavy taxes on the farmers. They also cut the thumbs of the expert artisans. So ब्रिटिशर्स ने अब एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा, एंड उन्होंने हेवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए फार्मर्स पे. बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए जो वो पे ही नहीं कर पाते थे क्योंकि इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं थी.
जितनी प्रोडक्टिविटी नहीं थी उससे ज़्यादा उन पे टैक्सेस लग गए थे। और जो एक्सपर्ट आर्टिसंस थे, क्योंकि इंडिया की जो आर्ट है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है एंड इट्स वन ऑफ अ काइंड, तो वो आर्टिसंस जो हैं, जो उस आर्ट को बनाते हैं, वो भी बहुत कम लोग हैं, हर कोई नहीं बना सकता। सो व्हाट दे डिड वाज दे कट देयर थम्स, क्योंकि अगर थंब नहीं होगा तो इट विल बी इम्पॉसिबल टू क्रिएट एनीथिंग, तो उन्होंने ये चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी। हाउएवर द इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंग्लैंड वर टैक्स फ्री, thus the main motive of the British was to maximization of profit and wealth at any cost। जितना भी इंग्लैंड से गुड आता था, जितने भी प्रोडक्ट्स आते थे इंग्लैंड से, वो टैक्स फ्री थे, राइट। टैक्स फ्री होने की वजह से क्या हुआ, लोगों को वही खरीदने पड़ते थे, क्योंकि इंडियन गुड्स पे तो बहुत ज़्यादा टैक्स था, तो महंगे होते थे, बट इंग्लैंड से जितना भी चीज़ें आती थी वो सारी सस्ती होती थी, तो वो क्या होता था, लोग उन्हें खरीदना प्रेफर करते थे। Then from 1772 to 1833, Raja Ram Mohan Roy started his efforts to reform Indian society। उन्होंने जो इंडियन सोसाइटी को जितना भी डैमेज हो रहा था, ठीक है, उस सबको ठीक करने की कोशिश की उन्होंने। जितने भी सोशल ईवल्स थे जो रिलीजियस लीडर्स प्रीच कर रहे थे, वो स्प्रेड कर रहे थे, सोसाइटी को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, तो राजा राम मोहन रॉय ने उन्हें उन चीज़ों को खत्म करने की कोशिश करनी शुरू की। He established Brahma Samaj for this purpose। He propagated the idea that the main teachings and principles of all religions are the same। Also, he started newspapers in India। उन्होंने ये बताया कि all the religions, their preachings are the same, their ways are different। वो अलग अलग तरह से preach करते हैं, but उनकी जो teachings हैं वो सारी सेम है, वो एक ही चीज़ सिखाते हैं। और उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर्स भी स्टार्ट किए, बट वो न्यूज़पेपर्स अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिशर्स ने बंद करवा दिए, बिकॉज दे वर फीलिंग थ्रेटेंड बाय देम। ही वॉज अगेंस्ट इविल प्रैक्टिसेस सच एज सती प्रथा, polygamy, child marriage and caste system। He played a major role in the abolishment of sati pratha। ठीक है, all these social evils, उन्हें खत्म करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। In 1818, the British passed the third Regulation Act। According to it, an Indian could be sent to jail even without any trial in the court। आज अगर you commit a crime maybe, or even if you are accused of committing a crime, तो एक trial होता है, and then when the court finally gives a decision, तब आप जाके आप जेल जाते हो, राइट। यही होता है, कोई भी क्रिमिनल के पास एक हक है कि वो एक ट्रायल से गुजरे, एंड आफ्टर दैट ही विल बी इम्प्रिजन्ड। बट अकॉर्डिंग टू द थर्ड रेगुलेशन एक्ट, किसी भी इंडियन को जेल में डाला जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल, राइट। देयर विल बी नो ट्रायल, बट उसे ऐसे ही जेल में डाला जा सकता है। दिस वॉज अ फेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ द इंडियंस। By 1829, the value of British exports was worth 7 crore rupees, and for at that time, this amount is like huge, right? मतलब ये तो बहुत बहुत बड़ा है amount अभी से उस time के comparison में। While the Indian industries were ruining, the Britishers were prospering। धीरे 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 जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे करके और खत्म होती जा रही थी, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड द ब्रिटिशर्स वर प्रॉस्परिंग, राइट। उनको जितना पैसा हो सकता था उतना पैसा वो लोग इंडिया से ले रहे थे, जितने भी रिसोर्सेस थे, रॉ मटेरियल थे, वो सब यूज कर रहे थे यहाँ पे। It seems this was not enough, so the British now aimed at preparing clerks for running the administration। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, they started preparing Indians to run the administration, ठीक है। And thus in 1835, Lord Macaulay recommended that the medium of education should be English, and for that he thought कि अगर किसी इंडियन को, एक अडल्ट इंडियन को अगर आप इंग्लिश सिखाओगे तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा, तो अगर एजुकेशन सिस्टम में ही इंग्लिश डाल दी जाए तो दैट विल बी ईजियर फॉर देम, राइट। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में तो पूरा इंग्लिश ही यूज़ करना है ना, वो भी इंग्लिश यूज़ करेंगे, तो अगर एजुकेशन सिस्टम में ही इंग्लिश को फ्लो करना स्टार्ट कर दिया जाए तो इट विल बी ईजियर फॉर देम। तो उन्होंने ये रेकमेंड किया कि जो मीडियम होगा एजुकेशन का वो इंग्लिश होगा। This education policy also generated some intellectuals who understood the evils of British Raj and educated the fellow Indians। और इस एजुकेशन पॉलिसी से बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स सामने आए जिन्होंने
अपने फेलो इंडियंस को भी एजुकेट करना शुरू किया और उन्हें ये बताना शुरू किया दैट दिस ब्रिटिश रूल हैज टू एंड. एंड आफ्टर दैट बाय 1856 India had become a fully controlled British colony. The suppression was at its peak and thus it led to revolts. अब जो suppression था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोग उसे handle नहीं कर पा रहे थे, ठीक है. And because of that they started revolting. और तब इतने ज़्यादा revolt start हुए, उन्होंने battles लड़नी start की, freedom fighters ने लोगों को encourage किया to fight for their freedom. उन्होंने उन्हें ये बताया कि जो ब्रिटिशर जो भी कर रहे हैं it's not right, again they have to fight. In 1855 the Santals rebelled and killed the British as well as their servants. In 1857 the first Sepoy mutiny started with the execution of Mangal Pandey. So one of the biggest war 1857 का जो सिपाही म्यूटनी था वो सबसे बड़ा था, one of the biggest. And execution of Mangal Pandey, the sepoys marched towards Delhi shouting slogans in favor of Bahadur Shah Zafar. The landlords also joined this movement. People circulated chapatis with the message that their native ruler needs their help. Now they were circulating these messages in chapatis because वो बहुत open में ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते थे, ठीक है. the Britishers they were very strong at that time, तो वो इतना openly ये revolt नहीं कर सकते थे, ठीक है. So they had to be very quiet. Similarly, a lotus flower was distributed among the Indian soldiers and these were the ways जिनसे वो धीरे धीरे messages पहुंचा रहे थे और सबने अपने अपने तरह से रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया. Many rulers like Hazrat Mahal of Lucknow, Maulvi Ahmadullah of Faizabad, Tatia Tope and Peshwa Nana Sahib of the Maratha Empire and Kunwar Singh of Bihar also joined the revolt. This was the beginning of the Indian freedom struggle. और ये starting था, the 1857 का जो revolt था वो starting था इंडिया का freedom के towards, ठीक है. और उसके बाद बहुत सारे ऐसे revolts हुए and after that, after so many years of fighting, we finally got our freedom. So these are a few word meanings जो आपको helpful होंगे, जैसे conquest are subjugations and assumptions of control of a place or people by military force, ठीक है. कोई military force जब किसी को control कर लेता है, किसी region को control कर लेता है. And short sighted means lacking imagination or foresight, मतलब जो ज़्यादा दूर की नहीं सोच पाता. Subdue, overcome और bring under control, किसी को अपने control के अंदर ले आना, that is subdue. Dethrone कर देना, remove from power, किसी कोई powerful person है उसको power से हटा देना, that is to dethrone someone. Scorn, feel or express contempt or disdain for. Adjutant is a military officer who acts as an administrative assistant to a senior officer and pittance is a very small or inadequate amount of money. बहुत थोड़ा सा जो amount of money होता है उसको pittance बोलते हैं. Let's discuss a few question answers in picture 2. Now picture 2 is जब भी आप अपना NCERT book में देखेंगे, so pictures के form में पूरा chapter जो है वो speech bubbles और pictures की form में है. So उसमें जो picture 2 है, in that what do you understand by the company's superior weapons? What were the company's superior weapons? Company is what? The East India Company. We are talking about the East India Company here. The East India Company's superior weapons refers to the arms and ammunition such as guns and cannons with strict rules and regulations and diplomacy of the British rulers. All these were their weapons. In what ways did the British officers exploit Indians? British officers जो थे वो Indians को किस तरीके से exploit करते थे? The British exploited Indians in several ways. They imposed high taxes on the peasants, reduced the import duty on goods manufactured in England and imported those to Indians and cut the terms of expert artisans and ruined their business. तो मतलब बहुत सी चीज़ें उन्होंने ऐसी की थी जिनसे the Indian industry was dying.
क्वेश्चन नंबर 5, नेम दीज पीपल. नाउ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स से गेस करना है कि वो कौन सा पर्सन है या कौन सा कैरेक्टर है. The ruler who fought pitched battles against the British and died fighting. So it was Tipu Sultan of Mysore. The person who wanted to reform society, that was Raja Ram Mohan Roy. And the person who recommended the introduction of English education in India, that was Lord Macaulay. And two popular leaders who led the revolt. कोई भी दो नाम आप बता सकते हैं जो एंड में मैंने बताए थे. तो जैसे मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद एंड पेशवा नाना साहेब. ठीक है. सो दीज आर, I gave you two names and आप कोई से भी दो नाम यूज कर सकते हो. ओके. सो this was your chapter, the summary, word meanings and few question answers. I hope you understood it. You can read the whole chapter in your NCERT book. I gave you the word meanings also, that they are going to help you in while you read the chapter. It's very interesting how it's depicted, the story is depicted, wo pictures ke through, and there is speech bubbles. It's very interesting. You should read it. So I'll meet you in our next lecture. Thank you.